अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैटिस्टिक के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे हमने डेफिनेशन सारी कर ली है। आज हम सिर्फ बार चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आईकॉम का पार्ट 2 की स्टैट और आईसीएस की पार्ट 1 की स्टैट सेम ही है। तो आप दोनों के अगर आप आईसीएस के पार्ट 1 के स्टूडेंट हो या आईकॉम के पार्ट 2 के स्टूडेंट हो, तो आप दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो डेफिनेशन से पहले पहले हम देख लें कि ये जो डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं ये किस तरह से नज़र आते हैं, तो हमें डेफिनेशन समझना आसान हो जाएंगी। तो पहले हम आइए पहले चार्ट्स देख लेते हैं किस तरह के चार्ट होते हैं। सबसे पहले जो सिंपल बार चार्ट होता है वो इस तरह का होता है। इसमें कुछ ये आपको रेक्टेंगल्स सी शो हो रही होंगी और जिनकी हाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो उसके बाद सिंपल बार चार्ट के बाद हम एक चार्ट पढ़ेंगे मल्टीपल बार चार्ट, जिसमें हम एक चार्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मतलब एक बार की जगह हम 3-3 बार या 2-2 बार इकट्ठी क्या लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम सब डिवाइडेड बार चार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम एक ही बार को डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हर बार का जितना भी एरिया होगा दरअसल वो उसकी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी जिस बार की, उतनी ज़्यादा उसका एरिया ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास पाई चार्ट है। पाई चार्ट एक सर्कल की शक्ल में होता है और जितना ज़्यादा किसी क्वांटिटी ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, उतनी ज़्यादा उसका एंगल भी ज़्यादा होगा, मतलब उतने ज़्यादा वो एरिया पर फैला होगा सर्कल के। उसके बाद आपकी हिस्टोग्राम आ जाती है। हिस्टोग्राम में भी ये भी दरअसल आपकी रेक्टेंगल्स होती हैं और इनका भी हर रेक्टेंगल का एरिया डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी क्वांटिटी है। इसमें दरअसल हम क्या यूज़ करते हैं, ये क्लासेस यूज़ करते हैं इस तरह से, और इधर हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह दी होती है। उसके बाद ये दोबारा से सिंपल बार चार्ट और ये वही चार्ट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल दी हुई हैं इधर, ठीक है। तो आएँ अब हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो डिफाइन है वो क्या है, कार्टोग्राम। कार्टोग्राम क्या होता है कि डाटा को मैप्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना। पहले हमने पढ़ा था डाटा को टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब हम पढ़ रहे हैं डाटा को मैप्स या चार्ट्स की फॉर्म में या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। दरअसल हमारा क्या कहलाता है, कार्टोग्राम क्या कहलाता है, मैप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और पिक्टोग्राम क्या करता है कि डाटा को पिक्चर्स की फॉर्म में या चार्ट्स की या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना दरअसल क्या कहलाता है, पिक्टोग्राम। सिंपल बार चार्ट अभी हमने देखा है, इसमें काफ़ी सारी बार्स होती हैं और जिनकी जो विड्थ और लेंथ होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उनकी क्वांटिटी। मतलब जितनी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतनी उनकी विड्थ या फिर लेंथ भी ज़्यादा होगी। मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है कि हम एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा डाटा सेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब एक से ज़्यादा अगर बार्स हमारे चार्ट में शो हो रही हैं, एक से ज़्यादा डाटा सेट की, तो वो दरअसल क्या हमारा मल्टीपल बार चार्ट है। बार चार्ट के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जो बार चार्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज़ आल्सो अ सेट ऑफ सिंपल bars where each bar is subdivided into different part where the area of each part is proportional to the given quantity। ये दरअसल आपका सब डिवाइडेड बार चार्ट है, जो अभी हमने देखा कि जिसमें क्या था, जो आपकी बार्स थी वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई थी और मतलब एक ही बार को आपने डिफरेंट कलर्स दिए हुए थे। तो उसका ये अभी हमने जो देखा है ये वाला। तो ये दरअसल क्या हमारा सब डिवाइडेड बार चार्ट है। तो इसमें भी डिफरेंट डाटा सेट हमारे पास यूज़ हुए हैं। ये डाटा सेट 1 है, ये डाटा सेट 2 है, ये डाटा सेट 3 है। तो हर डाटा सेट की जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतनी उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमारा क्या होता है, सब डिवाइडेड बार चार्ट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डिफाइन पाई डायग्राम। पाई डायग्राम अभी हमने देखी, वो सर्कल की फॉर्म में होती है और जितना उसका एक चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतना उसका एंगल भी क्या होगा, मतलब उतनी उसने सर्कल में जगह भी ज़्यादा घेरी होगी। तो एंगल ऑफ सेक्टर मतलब कितनी जगह को आपने क्या करना है, कलर करना है। वो एंगल अगर आपने निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, कंपोनेंट पार्ट को डिवाइड करोगे टोटल पार्ट से और मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 360 से। तो आपके पास वो सेक्टर निकल आएगा जिसको आपने स्पेसिफिक रीजन को कलर दे देना है। कितने रीजन को अगर आपने कलर देना है तो वो इधर से आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। तो ये दोबारा से वही डेफिनेशन है बार चार्ट की, मल्टीपल बार चार्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो बार बार उनकी डेफिनेशन रिपीट की हुई है। ये एंगल ऑफ सेक्टर की फार्मूला दोबारा लिखा हुआ है, वो किसके बराबर होता है, कंपोनेंट पार्ट के ओवर टोटल पार्ट के मल्टीप्लाई बाय 360।
तो ये आपने इसकी पिक्चर्स भी देख लेनी है, कैसे मल्टीपल बार चार्ट को, सब डिवाइडेड बार चार्ट को हम शो कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी डायग्राम्स के बाद आगे हम उन डायग्राम को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि अपना डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें, किसकी फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में या फिर पिक्चर्स की फॉर्म में, तो वो हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी इधर करेंगे। ये एक एग्जांपल इधर मैंने दी है, इस एक एग्जांपल की मदद से मैं सिंपल बार चार्ट भी बनाऊंगा और फिर सब डिवाइडेड बार चार्ट, उसके बाद जो आपका पाई चार्ट है वो भी, ये सारे जो जितने भी चार्ट हैं जो आपके मल्टीपल बार चार्ट हैं, ये सारे मैं एक ही एग्जांपल की मदद से आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम डाटा लेते हैं। ये डिवीजन दी हुई हैं, मतलब डिवीजन एक पिशावर है, एक रावलपिंडी, एक सरगोदा और एक लाहौर। उसके बाद जेंडर्स बताए हुए हैं। अगर एक मेल है एक फीमेल है, मेल का अलहदा से डाटा दिया हुआ है, मेल 33 है, 21 एक क्लास है, एक 32 है, एक 35 है। मतलब फीमेल पिशावर में कितने, 31, रावलपिंडी में 19, सरगोदा में 28, लाहौर में 30। ये कोई किसी किस्म का भी डाटा हो सकता है। और इन दोनों का जो बोथ जेंडर का डाटा है वो कितना, 33 प्लस 31 पिशावर में, और रावलपिंडी में कितना, 19 प्लस 21 40 बन रहा है, 32 प्लस 28 60 बन रहा है, 35 प्लस 30 65 बन रहा है। ये हमने एंगल ऑफ सेक्टर निकाला हुआ है वही फार्मूले की मदद से। कंपोनेंट कंपोनेंट पार्ट को हमने टोटल पार्ट से डिवाइड किया हुआ है और मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, 36। कंपोनेंट पार्ट कौन सा है, जो आपके करंट क्लास की वैल्यू है वो वाली, और इन सब का सम वो कितना बनेगा, 229, वो नीचे दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, 360 पे। ठीक है, ये 229 दिया हुआ है आपको। ठीक है, 229 इन सब का सम है। तो ये दरअसल मैंने क्या निकाल लिया, एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लिया। उसके बाद सबसे पहले सिंपल बार चार्ट बनाया। कौन सी वैल्यूज को मैंने यूज किया है, पिशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, इनको मैंने एक्स एक्सिस पर यूज किया है। और ये बोथ जेंडर्स, मतलब जो सिंपल बार चार्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने बोथ जेंडर्स की एक ही वैल्यू मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पर डिस्प्ले करवाई हुई है। तो इधर मैंने क्या लिए डिवीजन्स के नाम, पिशावर, रावलपिंडी, सरगोदा और लाहौर, और इधर मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी ले ली 0 से लेकर 70 तक। तो 70 तक ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसलिए ज़्यादा रखी है ताकि इसमें तमाम वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाए। तो पिशावर की वैल्यू कितनी थी, पिशावर के आगे आ रहा था 64। तो 64 कहाँ तक आता है, ये 60 है। तो पिशावर की हाइट कितनी होगी, 64 तक, तो ये हाफ से थोड़ा सा कम क्या आएगा, आपका 64 आ जाएगा। उसके बाद रावलपिंडी की वैल्यू क्या थी, 40। तो 40 कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने एक बार चार्ट बना देना है। उसके बाद सरगोदा की वैल्यू थी 60, तो 60 के बिल्कुल सामने। लाहौर की वैल्यू थी 65, तो आपने 65 कहाँ बन रहा है, 70 से 60 के दरमियान। तो आपने यहाँ पर एक बार क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। तमाम बार्स का साइज क्या आपने इक्वल रखना है। और ये नीचे बताया हुआ है, ये जो कलर किया है मैंने, ये दरअसल किसको शो कर रहा है, बोथ जेंडर, मतलब दोनों जेंडर्स का सम शो कर रहा है। उनके लिए ये मैंने बार चार्ट बनाया है, सिंपल बार चार्ट। उसके बाद मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनता है, एक से ज़्यादा डाटा सेट को अगर हम एक ही डायग्राम में यूज़ करें तो हमारा क्या बनता है, मल्टीपल बार चार्ट। तो मैंने एक से ज़्यादा डाटा सेट यूज़ किए हैं, मेल का डाटा सेट और फीमेल का, मतलब मेल का डाटा और फीमेल का डाटा। इधर मैंने उसी तरह वैल्यूज दे दी हैं 0 से 40 तक। मेल में मैक्सिमम वैल्यू 40 के करीब है, 35 के करीब है, और फीमेल में भी मैक्सिमम वैल्यू 35 के करीब है। तो मैंने 40 तक वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ले ली है। इधर मैंने डिविजन्स के नाम यूज़ किए हैं। पहला जो है वो किसको शो कर रहा है, पहला बार वो शो कर रहा है मेल को, और अगला बार किसको शो कर रहा है, फीमेल को। तो पिशावर में हमारे पास मेल कितने हैं, वो हम देख लेते हैं कितने मेल हैं। पिशावर में हमारे पास मेल हैं कितने, 33, और फीमेल कितनी है, 31। तो इसका हमने इधर बार बना देना है उसी तरह से जितना इसका साइज बन गया। पेशावर में हमारे पास मेल कितने हैं, 33। तो 33 यहाँ तक बन रहा है, और 31 हमारे पास क्या है, फीमेल। तो 30 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, 31 बन रहा है। तो इसी तरह बाकी भी रावलपिंडी में जितने मेल हैं, 21 बन रहे हैं, शायद 22 हैं, वो उस हिसाब से आपने क्या करना है, उसकी हाइट बना देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मल्टीपल बार चार्ट।
उसके बाद आपके पास आ जाता है सब डिवाइडेड बार चार्ट। इसमें भी हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा डाटा सेट को यूज़ करते हैं या दो डाटा सेट को यूज़ करते हैं। तो मैंने इधर मेल और फीमेल दोनों के डाटा सेट को यूज़ किया है। जैसे हमने अभी देखा कि पिशावर में जो अभी उसी तरह का ये सेम सिंपल बार चार्ट की तरह है, लेकिन इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल बार चार्ट की तरह हमने बार्स बना लिए, लेकिन इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किस तरह किया कि टोटल कितने थे, 64 थे, वो यहाँ तक बन गए, लेकिन इनको दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया कि इसमें हमारे पास जो फीमेल थी वो कितनी थी हमारे पास, मेल कितने थे वो हमारे पास 33 थे, तो 33 यहाँ तक आ रहा है, तो हमने यहाँ तक क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया। और फीमेल थे हमारे पास 31, तो बाकी जितने भी बचेंगे वो दरअसल 31 ही होंगे, उसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। इसी तरह रावलपिंडी में भी, सरगोदा में भी और लाहौर में भी आपने क्या करना है, इसके इसी तरह जितना मेल है उतना उसको क्या कर देना है। अगर 21 है तो इधर 21 शायद बन रहा होगा रावलपिंडी का, कितना है, हाँ 21 ही है, और फीमेल कितनी है, 19। तो 21 आपके यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मेल, मेल का कलर क्या है, ब्लू, वो कर दिया। और बाकी क्या थी, वो 19 फीमेल थी, तो बाकी जितना भी डाटा बचेगा वो दरअसल 19 ही होगा, ठीक है। ये जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पीछे शो भी हो रहा है मेरे पास कि ये दरअसल कितनी है फीमेल है, दरअसल ये 19 फीमेल है, ये वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह आपने सब डिवाइडेड बार चार्ट बना लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो जितना एंगल आया उतना एंगल आपने क्या करना है, शेड कर देना। पिशावर के लिए 100 आया तो आपने 100 का एंगल फाइंड करके आपने उतना शेड कर देना है। फिर रावलपिंडी का 62 आया तो 62 फाइंड करके शेड कर देना है। आप इन सब एंगल को जमा करोगे तो आपके पास 360 बनेगा, ठीक है। टोटल एंगल आपका सर्कल का 360 होता है। तो जितने जितना हर शहर का है उतना उतना आपने क्या कर देना, उनको डिफरेंट कलर्स दे देने, ठीक है, और शेड कर देना साथ साथ। पेपर्स में आप कलर नहीं दे सकते, पेपर में आप या जिगजैग एक जगह पे डाल दो, एक में बॉक्सेस बना दो, एक में डॉट लगा दो और एक को खाली छोड़ दो। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरह के उसके स्टाइल दे सकते हो। कलर्स तो आप दे नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो पहला क्या था, पिशावर, पिशावर का जितना एंगल था 100 से कुछ ज़्यादा था, तो उतना मैंने क्या किया, उसको शेड कर दिया। आप इस डायरेक्शन में शेड कर सकते हो, इस डायरेक्शन में शेड कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये इधर शो हो रही है आपकी पिशावर का कितना एंगल था, 100.6, वो उतना मैंने शेड कर दिया पिशावर का। उसके बाद रावलपिंडी का कितना एंगल था, 62.8, उतना शेड कर दिया। उसके बाद सरगोदा का कितना एंगल था, 26 जितना बन रहा था वो शेड कर दिया। उसके बाद आपका लाहौर का कितना एंगल था, वो था 102.18, उसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। एंगल का सेक्टर निकालने का फार्मूला पहले ही मैंने आपको बता दिया हुआ है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम, इस चैप्टर के सेकंड चैप्टर का। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, आपको पहले क्या निकालनी पड़ती है, क्लास बाउंड्रीज। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास लिमिट्स दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्लास बाउंड्रीज आपने खुद निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, आपने क्या करना है, 63 में से 62 को माइनस करना है, आंसर क्या आएगा 1। 1 को आपने 2 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा 0.5। 0.5 को आपने लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देना और अपर क्लास लिमिट में ऐड कर देना। तो 0.5 को 60 में से माइनस करेंगे 59.5 आ जाएगा, और 62 में ऐड करेंगे 62.5 आ जाएगा। इसी तरह 63 में 0.5 को माइनस करेंगे 62.5, और 65 में ऐड करेंगे 0.5 को, तो 65.5। तो इस तरह से आपने सारी क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। तो क्लास बाउंड्रीज को आपने एक्स एक्सिस पर लिखना है और फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पर लिखना है, और आपने अपनी हिस्टोग्राम बना लेनी है। तो इधर हमने क्या किया, जितनी भी क्लास बाउंड्रीज थी उनको हमने एक्स एक्सिस पर लिखा, और फ्रीक्वेंसी को हमने 5 का डिफरेंस देकर वाई एक्सिस पर लिखा। और पहली क्लास की जितनी हाइट मान रही थी 5, फ्रीक्वेंसी थी तो 5 तक मैंने उसको हाइट दे दी। और आगे जो सेकंड क्लास बाउंड्री थी उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 18, तो अगली जो क्लास फ्रीक्वेंसी है उसको कहाँ तक हाइट दे दी, 15 के बाद यहाँ तक क्या बन रहा है आपका 18, तो 18 हाइट दे दी। उसके बाद जो अगली आपकी क्लास बाउंड्री थी उसकी कितनी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की बन रही थी, 42, तो 42 कहाँ पर आपका बन रहा है, ये है 40, तो 42 40 से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, तो 42 जितनी उसकी वैल्यू थी उतनी उसको हाइट दे दी। अगली जो आपकी क्लास की बाउंड्री है 68.5 से लेकर 75 71.5,
उसकी हाइट कितनी थी 27, तो 27 25 से थोड़ा-सा ऊपर बन रहा है, वो हाइट दे दी। उसके बाद जो अगली आपकी क्लास बाउंड्री है उसकी हाइट फ्रीक्वेंसी कितनी थी 8, वो मैंने क्या दे दी, इसको 8 हाइट दे दी, 5 से थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा ज़्यादा ऊपर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी हिस्टोग्राम बन जाएगी। ये आगे नीचे एक और एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जिसमें वैल्यू हमें दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और हमने क्लास बाउंड्रीज़ खुद से निकाली जैसे पीछे निकाली है, ठीक है? इधर हमें मिड वैल्यू सिर्फ दी हुई है, हमें इंटरवल नहीं दिए हुए, तो मिड वैल्यू अगर दी हो फिर कैसे क्लास बाउंड्री निकालनी है? आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट मिड वैल्यू है उसको प्रीवियस मिड वैल्यू से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। 5 को हमने दोबारा से क्या करना है, पिछली तरह 2 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा 2.5। तो 2.5 को क्या करना है, आपने एक दफ़ा क्या करना है 5 में से माइनस करना और एक दफ़ा क्या करना है ऐड, तो आपके पास क्या बन जाएगी क्लास बाउंड्री। जैसे 5 में से 2.5 माइनस करेंगे 2.5 आंसर आएगा और एक दफ़ा 5 में 2.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7.5। तो ये पहली क्लास बाउंड्री बन गई। इसी तरह इसमें 10 में से हमने 2.5 को पहले माइनस करना है तो 7.5 आएगा और 10 में से एक दफ़ा 2.5 को हमने ऐड करना है तो 12 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरह बाकी सारी क्लास बाउंड्रीज आपने क्या करनी है, बना लेनी है। इस तरह 25 में से अगर हम 2.5 को माइनस करेंगे 22.5 आएगा और अगर हम 2.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27.5। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्लास बाउंड्री को आपने एक्स एक्सिस पर शो करना है और वाई एक्सिस पर आपने ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने शो करना है। तो इधर मैंने क्या किया है, ये मैंने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज को शो किया और वाई एक्सिस पर क्लास की फ्रीक्वेंसी को शो किया। तो पहली जो क्लास की फ्रीक्वेंसी थी वो 7 थी, तो उसको हमने 7 हाइट दे दी 5 से थोड़ा-सा ऊपर। अगली जो क्लास बाउंड्री थी 7.5 से लेकर 15.5 तक जो हमने खुद बनाई है, उसकी वैल्यू कितनी थी फ्रीक्वेंसी की 20, तो 20 तक मैंने इसको हाइट दे दी। आगे जो क्लास बाउंड्री थी उसकी वैल्यू कितनी थी 40, तो 40 तक इसको हाइट दे दी। उसके बाद वाली की थी 25, तो 25 तक इसको हाइट दे दी और उसके बाद वाली की थी कितनी 10, तो मैंने 10 तक क्या दे दी, इसको हाइट दे दी। और मैंने फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितना रखा है 5 का, आप चाहे तो 10 का रख लो, लेकिन आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपकी 10 से ज़्यादा इधर जो वैल्यूज़ हैं वो ना आए, मैक्सिमम 10 ही हो। उससे बड़ा जो आपका चार्ट बनेगा या डायग्राम बनेगी वो खराब लगेगी, ठीक है? 10 तक आपने कोशिश करनी है बना लो। तो अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए जो मैंने अभी समझाए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, इस पर मुझसे राब्ता करें, मैं आपको फ्री में ये सारे नोट्स सेंड कर दूँगा। बाकी भी तमाम मैंने चैप्टर्स की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने इम्तिहानात की आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।